Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, first year accounting, class 3. आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे वाजिबुल अदा यानी कर्ज़ कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। कर्ज़ को हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। क्या कहते हैं? लाइबिलिटीज़ यानी वाजिबुल अदा कर्ज़। ये लफ्ज़ थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। वाजिबुल अदा कर्ज़, वाजिबुल अदा यानी तुम पर लाजिम है कि तुम अदा करो या तुम्हारा हक बनता है तुम अदा करो। तुम पर ऑब्लिगेशन हो यानी ज़िम्मेदारी हो कि तुमने ये कर्ज़ वापस करना है। ये कर्ज़ आप किसी से लेते हो तो वापस करोगे ना। कर्ज़ का मतलब क्या होता है? आपने किसी से लिया हो। ये जो कर्ज़ है वो आप लेते हो और रिटर्न करते हो यानी लेकर उसको वापस करते हो। तो लायबिलिटीज़ दो किस्म की होती हैं, एक करंट लायबिलिटीज़ और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। अच्छा, करंट लायबिलिटीज़ क्या हैं? याद रखिएगा, इसमें आप ये उधार कहलाता है देने वाला उधार। कौन सा उधार कहलाता है? देने वाला यानी अदा करने वाला उधार। पे का मतलब होता है अदा करना और अकाउंट पेबल का मतलब पैसे अदा करने हैं। अकाउंट पेबल इसका मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है अदा करना, पेबल का मतलब अदा करूँगा। अकाउंट उधार, उधार अदा करूँगा, इट मीन्स अकाउंट पेबल। ये अदा करना यानी देने वाला उधार है। ये वो उधार है जो ज़बानी होता है। मिसाल के तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में क्या है, रोज़ाना उधार लेते हैं। अगर आप किसी शॉप पर, अपनी गली मोहल्ले की शॉप होती है, उससे रोज़ाना जाकर सिगरेट, छालिया कुछ भी ले लेते हो। मगर कारोबार में क्या होता है, हम किसी को कहते हैं कि सामान हमें दे दे, हम इसकी पेमेंट जो है वो अगले हफ्ते करेंगे या एक महीने बाद करेंगे। ये ज़बानी मैंने कहा क्योंकि मेरी दुकान है अपनी और मुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं अगर कहूँगा कि मुझे 10,000 का सामान दे दे या 1 लाख का सामान दे दे, वो मेरी दुकान देखकर बोलेगा यार ये इतने सालों से है, इसकी ज़बान का बंदा अच्छा है, पैसे वक्त पर दे देता है, तो मैं इसको उधार दे दूँ। तो जो ज़बानी उधार होगा वो अकाउंट पेबल होगा। मैंने उधार तो ले लिया, सामान तो ले लिया, लेकिन पैसे मैं कब दूंगा? बाद में दूंगा। तो जब बाद में पैसे देने की बात आएगी उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अकाउंट पेबल। ओके। नोट पेबल का मतलब क्या है कि आप पर कोई यकीन नहीं करता या बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़ी तादाद से मुराद देखिए 50,000, 80,000, 10,000 चल जाता है, लेकिन जब बात आती है लाखों की या करोड़ों की, तो वहाँ पर दोस्ती यारी एक जगह, कागज़ी कार्रवाई की जाती है। वहाँ पे क्या होता है कि आप मुझे 1 साल के अंदर दे दोगे, तो अगर नहीं दे सके तो मैं आप पर केस कर दूँगा। तो वो लीगली तौर पर आप एक तैयार करते हो कि मैंने इसको इतने पैसे दिए, इस पर लाजिम है कि ये मुझे इतनी तारीख़ तक इतने पैसे देगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इतनी तारीख़ तक इतने पैसे देगा, लीगल तरीके से लिखा हुआ उधार हो, यानी कि वाकई में जिसको पुलिस भी केस बनाकर उसे अंदर डाल सके, तो वो कहलाता है नोट पेबल। ओके, ऐसा उधार जो लिखाई में हो कि भाई हाँ इतना पैसा मुझे देना है। ओके। उसके बाद आता है एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? बेसिकली जब हमारे अखराजात बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उधार पर प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा कारोबार है और मेरे अखराजात मेरी आमदनी से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त मैं क्या करूँगा, उस वक्त मैं उधार लेता हूँ। वो उधार क्या कहलाता है? एक्रूड एक्सपेंस। ये बेसिकली जब इस्तेमाल होता है जब आपके अखराजात बहुत ज़्यादा हो जाए, उस वक्त जो आप उधार लेते हो वो एक्रूड एक्सपेंस कहलाता है। ओके।
उसके बाद है अनअर्न्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू अगर नाम के साथ लिखा हुआ है, इट डजंट मीन इट्स इनकम, इट इज़ नॉट इनकम, इट इज़ नॉट रेवेन्यू। ये रेवेन्यू या इनकम नहीं है, बेशक इसके साथ लिखा हुआ है रेवेन्यू। ये बच्चों को घुमाने के लिए दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि बच्चे ये सोच लें कि यार ये रेवेन्यू है, और अगर एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि अनअर्न्ड इज़ डैश, आपने लिख दिया रेवेन्यू या इनकम, तो गलत हो जाता, क्योंकि हम कौन सी लिस्ट पढ़ रहे हैं, लाइबिलिटीज़, यानी वाजिबुल अदा कर्ज, देना, कर्ज देने वाला कर्ज। ओके, तो अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है EARNED, इसका मतलब होता है कमाना, और अनअर्न यानी UNEARNED, इसका मतलब होता है ऐसा पैसा जो कमाया ना हो। दोबारा से सुनिएगा, ऐसा पैसा जो कमाया ना हो उसे कहते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू। ऐसा कमाई जिसे आपने कमाया ना हो वो अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है। अब ये ऐसा कौन सा पैसा है जो कमाया ना हो और आपके पास हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, तो पहली तारीख को जैसे एडमिशन लिया, तो एडमिशन के साथ उन्होंने मंथली फ़ीस भी दे दी। क्या मैंने उन्हें पढ़ा दिया? उन्होंने अभी पहली क्लास भी नहीं ली और मुझे एडवांस पैसे दे दिए। मैंने पैसे ले लिए, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने हलाल रोज़ी नहीं की, लेकिन मैंने पैसे ले लिए। रोज़ी कमाने का मकसद क्या होता है? पहले आप मेहनत करो और फिर पैसे लो। यहाँ उल्टा चक्कर है कि मैंने एडमिशन के तौर पर पूरे महीने की फ़ीस ले ली, और वो फ़ीस जो है वो मुझ पर अभी हलाल दी हुई, क्योंकि मैंने अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया। वो जो पैसा है जो मैंने एडवांस में ले लिया है वो अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है, और ये लायबिलिटी होती है। याद होगा आपको, एडवांस में पैसा देना प्रीपेड कहलाता है, और एडवांस में पैसा लेना अनअर्न्ड कहलाता है। ऐसा पैसा जो कमाया ना हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें तो ये ऐसा पैसा होता है जो माइनस में हो। आप बोलेंगे सर माइनस में पैसा कौन सा हो सकता है जो माइनस में हो? बैंक में आपका पैसा हो और वो भी माइनस में हो, वो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? योर मनी इज़ इन माइनस। ओके, इट इज़ पॉसिबल, लिसन केयरफुली। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंक वाले आपको लिमिट देते हैं कि अगर रोज़ाना के आपके 10 लाख रुपए आते जाते हैं, ट्रांजैक्शन होती है, यानी आप ट्रांसफ़र करते हो और आते रहते हैं, और आप बहुत पुराने और अच्छे कस्टमर हो, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे बहुत ही प्यारे कस्टमर हैं, हम आपके लिए एक सर्विस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। इसमें आप क्या कर सकते हैं? जब आपके पास पैसे ख़त्म हो जाए, आपके अकाउंट में अपने पैसे ना हो, तो आप जब भी पैसे 10,000 या 20,000 जितनी लिमिट होगी, उस लिमिट तक आप पैसे निकाल सकते हैं, बेशक आपके अकाउंट में वो पैसे हो ना हो। हाँ, जब वो आप पैसे निकाल देंगे, तो जब आप अपने पैसे आपके आएंगे तो वो उसमें से कट जाएंगे और उसके साथ सूद भी कटेगा। तो ये कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में ऐसा पैसा निकाला हो जो आपका ना हो, बैंक का अपना हो, लेकिन बैंक ने कहा हो आप निकाल सकते हैं और आपने निकाल लिया हो, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है, यानी माइनस में अमाउंट। ये थी करंट लायबिलिटीज़। अब तक जो हमने पढ़ी वो करंट लायबिलिटीज़ थी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। मैं वक्त बर्बाद ज़्यादा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको इसी तरह समझा देता हूँ। बैंक लोन, सबसे पहले है बैंक लोन। बैंक लोन क्या है? बेसिकली आप बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि मेरे पास मैं कारोबार है, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है, मेरे पास ये बिज़नेस है, मेरे पास इतनी जगह है और इतना कुछ है, आप मुझे कर्ज़ देंगे? तो बोलेंगे ऑब्वियसली वी विल गिव यू अ लोन, हम आपको लाजमी कर्ज़ देंगे, आपको कितना कर्ज़ चाहिए? मगर वो कहता भाई मैं 1 साल में नहीं दूंगा, मैं इसको 10 सालों में दूंगा या 5 साल में दूंगा। तो 1 साल से ज़्यादा क्रॉस कर जाए जो लोन या जो उधार, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो बैंक से लेने वाला उधार कौन सा हुआ? बैंक लोन। ओके, मॉर्गेज पेबल क्या होता है? मॉर्गेज का मतलब होता है, पेबल का मतलब तो मैं आपको बता चुका हूँ, उधार अदा करना, देना, देना यानी देना, पे का मतलब देना, और पेबल
दूंगा। ओके, मॉर्गेज का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई दुकान है, आप उसके पेपर रखवाते हो और आप कहते हो कि अगर मैं ना दे सका तो आप मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर सकते हो अगर मैं आपको पैसे ना दूं, लेकिन उस प्रॉपर्टी के कागजात रखे रहेंगे आपके पास, मैं आपसे पैसे ले लूँगा उसके बदले में और इतने महीने या इतने सालों में आपको पैसे रिटर्न कर दूंगा, आपका उधार चुका दूंगा। अगर ना चुका सकूं तो आप वो प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं। तो मॉर्गेज पेबल का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी के कागजात या किसी चीज़ के भी कागजात रखवा के उधार लेना। डिपेंचर पेबल और बॉन्ड्स पेबल हमारे जो कोर्स में अभी शामिल नहीं है, फर्स्ट ईयर के कोर्स में बिल्कुल नहीं आते, लेकिन सेकेंड ईयर के आते हैं। इसका एक अलग से चैप्टर है शेयर्स एंड डिपेंचर। तो इंशाल्लाह जब वो सेकेंड ईयर पे आएंगे तो इंशाल्लाह इसको भी पढ़ाऊँगा। तो ये तमाम थे लायबिलिटीज़, और मैं आपको पूरी लिस्ट इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा या कमेंट्स बॉक्स में दूंगा। इसकी पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह सेंड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे। तो आप बेफिक्र रहें, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये आपके एमसीक्यूज़ में आता है और ये आपकी बुनियाद है। अकाउंटिंग में 100 नंबर हासिल करना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, उसके लिए वक्त की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। मैं कहता हूँ कि आप ये नहीं करें कि पूरी पूरी रात पढ़ें, पूरी पूरी दिन पढ़ें, नहीं, सिर्फ दिन में 5 घंटे निकालें और एक साथ ना निकालें। 5 घंटे निकालें पढ़ने के लिए, लेकिन एक साथ नहीं। जैसे 1 घंटा अकाउंटिंग को दे दिया, 1 घंटा आपने थ्योरी को दे दिया, जैसे पीओसी को दे दिया, 1 घंटा इकनॉमिक्स को दे दिया और 1 घंटा इस्लामियत या उर्दू को दे दिया। कोशिश ये करें 3 सब्जेक्ट को लेकर चले और किसी चीज़ को कम ना समझें, किसी को आसान ना समझें, क्योंकि आसान चीज़ें जिसको आपने आसान समझ लिया या जिसको ये समझ लिया यार ये तो हलवा है, वही आपके गले की हड्डी बन जाएगी और वही अटक जाएगी। अक्सर बच्चे अकाउंटिंग में तो पूरे नंबर हासिल कर लेते हैं, लेकिन थ्योरी में मार खा जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है वो अपनी थ्योरी पर भी फोकस करें। रोज़ कम से कम एक सवाल तो थ्योरी का याद ही करें। एक सवाल पीओसी का याद कर लें या इकोनॉमिक्स का याद कर लें। अगर एक सब्जेक्ट इंग्लिश का दे रहे हैं तो एक सब्जेक्ट उर्दू या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो इंग्लिश में ना हो उसको दें। तो इससे क्या होगा, आपके 3 सब्जेक्ट चलेंगे। कोशिश करें 1.5 महीने के अंदर एक सब्जेक्ट को लाजमी ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 6 से 7 महीने होते हैं आपको पूरे 7 सब्जेक्ट कवर करने के लिए। क्योंकि अभी सितंबर चल रहा है, अप्रैल मार्च के मिडल में पेपर शुरू हो जाते हैं या डेट शीट आ जाती है। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी अकाउंटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, कोई मसला है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मालूमात फैलाने से बढ़ती है। अगर आप अपनी मालूमात दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो दूसरे आपसे अपनी मालूमात शेयर करेंगे। इस तरह आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप हमेशा कामयाब रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑनर इक्विटी पढ़ेंगे और रेवेन्यू पढ़ेंगे एक साथ दो, क्योंकि ऑनर इक्विटी बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि दोनों को एक साथ कवर कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।